हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का एक और नया टॉपिक एंड दैट इज एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स। प्रीवियस सेशन में हमने एक्सक्रीशन लाइफ प्रोसेस को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्टली एक्सक्रीशन प्रोसेस में क्या होता है, उसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या फ़र्क है ये भी मैंने आपको बताया था। और इनफैक्ट प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स का एक्सक्रीटरी सिस्टम भी एकदम डिटेल में जा कर के समझ लिया था। तो अब ज़रूरत है अपने चैप्टर में थोड़ा सा और आगे बढ़ने की और एक नए कॉन्सेप्ट को समझने की, और इसीलिए इस लेक्चर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे अंदर मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, और यही तो है हमारे आज के इस लेक्चर का टारगेट। होपफुली आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब एक काम करते हैं, अपने इसी टारगेट को अचीव करने के लिए आइए हम करते हैं अपने सेशन की शुरुआत। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है एकदम क्वालिटी एजुकेशन, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक चीज़ डेफिनेट है और वो है आप सभी की सक्सेस। तो इसी अच्छी बात से हम शुरू करते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहां पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हमारे अंदर मतलब कि ह्यूमन बीइंग्स में किस तरीके से होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस। ओके, चलो फिर आ जाओ, आज के लेक्चर की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, ऐसा है कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये समझाया था कि हमारी जो दो किडनीज होती हैं ना, भाई हर इंसान के शरीर में दो किडनीज होती हैं, है ना। तो हमारी ये जो दोनों किडनीज होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि दोनों ही किडनीज के पास जो पूरी बॉडी का ब्लड पहुंचता है उस ब्लड को फिल्टर करना। आई रिपीट, दोनों ही किडनीज के लेवल पर जो पूरी बॉडी से ब्लड पहुंचता है उस ब्लड को फिल्टर करने का काम होता है किडनीज का। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो ब्लड पहुंच रहा है ना किडनीज के लेवल पर, इस ब्लड में होता है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट, और ये जो बेटा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मतलब ना ये ब्लड के लिए अच्छा होता है, ना ये बॉडी सेल्स के लिए अच्छा होता है। तो ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये है कि ब्लड में जो ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट है ना, ये ब्लड से हटा दिया जाए। तो हटाने का काम, रिमूवल का काम किसका होता है? किडनीज का होता है। अच्छा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि मैम ब्लड में ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट आया ही क्यों है? मतलब अगर ये वेस्ट इतना बुरा है तो ये वेस्ट ब्लड में आ कहाँ से गया? ये सवाल उसी बच्चे के दिमाग में आया होगा जिसने मेरा पिछला वाला लेक्चर नहीं लगाया होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैं ये बात बता चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ कि मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ और कैसे जनरेट होता है। तो वो बच्चा जिसने पिछला लेक्चर नहीं लगाया है बेटा, उससे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ तुमसे कि तुम जा कर के पहले वो वाला लेक्चर देख लो, तभी तुम्हें आज के इस लेक्चर की कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। समझ तो आ जाएगी, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि भाई एक बार में ही दिमाग में फिक्स हो जाए तो जाकर के पहले पिछला वाला लेक्चर लगा लो, क्योंकि उस लेक्चर में मैं एक्सक्रीशन के बारे में बहुत कुछ एकदम डिटेल में जाकर के समझा चुकी हूँ। ठीक है, अब शॉर्ट में समझ लो। एक्चुअली बेटा ब्लड में ये मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट आता है लिवर के कारण। लिवर ही है वो, यहाँ पर होता है ना लिवर ही है वो जो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को जनरेट करता है। अब वेस्ट तो वेस्ट है, लिवर बोलेगा कि देखो भैया, हाँ मैंने जो है अपना काम कर दिया है, मैंने जो है मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट बना दिया है, अब वो है तो कचरा, मैं उसको अपने पास क्यों रखूं? तो वो क्या करता है, उठा करके डाल देता है उसको किसमें? ब्लड में। हम पूछते हैं लिवर से कि लिवर तुम क्या पागल हो क्या, तुम क्यों जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट फालतू में जो है ना जनरेट कर रहे हो, कचरा फैला रहे हो, इसके बाद में कचरा जो है ना ब्लड में डाल रहे हो। तो लिवर बोलता है कि अरे मैंने कुछ जानबूझ के नहीं करा है, मेरा तो काम है वो करना। क्या काम है तुम्हारा? कचरा जनरेट करना। लिवर कहता है नहीं, अरे वो हुआ ये था कि एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आ गए थे मेरे अंदर। लिवर ने बोला कि भैया देखो वैसा है कि मैंने कुछ भी जो ना जानबूझकर नहीं करा, मेरे अंदर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स आ गए थे, तो उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स को ठिकाने लगाने के लिए मैंने क्या करा, उन अमीनो एसिड्स को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक डाउन किया। तो उन एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स के ब्रेक डाउन के कारण क्या हुआ? नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। वो आ गए थे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड्स, तो मैं क्या करता, उनको तो मुझे ठिकाने लगाना ही था, तो उनको तोड़ दिया उठा करके मैंने, थोड़ा तो जो है ना नाइट्रोजनस वेस्ट बन गया। अब वो तो वेस्ट है, मैं उसको अपने पास क्यों रखूं?
इसलिए मैंने उसको उठा करके कहाँ डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब बेटा ब्लड को तो तुम जानते ही हो, ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अरे ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस पढ़ चुके हैं ना, सबको पता है ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी में जो है ना फ्लो करता है, सर्कुलेट करता है। बॉडी के हर एक सेल के साथ क्या होता है, उसका व्यवहार होता है। अब अगर ब्लड में ये कचरा पड़ा रहा बेटा, अगर ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड में ही पड़ा रहा तो चांसेस हैं कि जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं बेटा वो भी कांटेक्ट में आ जाएं इस नाइट्रोजनस वेस्ट के, जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सबसे पहला फर्ज क्या बनता है कि ये जो ब्लड में आया है नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको हटाया जाए। तो दोनों किडनीज बोलती हैं कि भैया चिंता मत करो, है चिंता मत करो, हम तो माहिर हैं ब्लड में से नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाने में। कैसे? तो दोनों किडनीज बोलती हैं कि भैया हमारे पास जो है ना स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। कौन? नेफ्रॉन्स। एक एक किडनी में बेटा एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। तो किडनीज बोलती हैं कि भैया हमारे अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, तो ब्लड को जो है हमें दो, हम क्या करेंगे, ब्लड में से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को हटा देंगे। तो मतलब ब्लड तो बेटा साफ हो गया ना, फिल्टर हो गया कि नहीं हो गया। तो ब्लड को फिल्टर करने का काम किसने करा? किडनीज ने करा। ये हो गया पहला काम। अब देखो ये पहला काम तो बहुत सुनने में तुम्हें मजे आ गए कि अरे वाह, ब्लड में से मेटाबॉलिक जो नाइट्रोजनस वेस्ट है हो गया वो रिमूव। किसने करा? किडनीज ने करा। लेकिन बेटा रिमूव हो करके वो मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से कहाँ आ गया है? वो आ गया है किडनीज में। तो तुमको क्या लगता है किडनीज वो वेस्ट को अपने पास रखेंगी क्या? अरे बेटा मैंने क्या बोला, वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ना वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, ना लिवर के लिए अच्छा, ना ब्लड के लिए अच्छा, ना बॉडी सेल्स के लिए अच्छा, और किडनीज के लिए भी वो अच्छा नहीं है। तो किडनीज बोलेंगी कि भैया ठीक है हमने सफाई तो कर दी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस कचरे को हम अपने जो है ना अपने अंदर रख लेंगे, हमेशा के लिए सजा के रख लेंगे। नहीं, किडनीज बोलेंगी कि हम इस नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है ना फाइनली ठिकाने लगा देंगे। कैसे? तो अब किडनीज बनाती हैं यूरिन। ये हो गया किडनीज का दूसरा काम। पहला काम क्या था? ब्लड को फिल्टर करना, बोले तो ब्लड में से मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाना। और दूसरा काम क्या होगा? यूरिन का फॉर्मेशन। क्यों? आप बोलोगे कि मैम नाइट्रोजनस वेस्ट को चलो ठीक है, किडनीज बोल रही हैं कि हम हटा ही देंगे, बॉडी से ही बाहर फेंक देंगे, पर इसके लिए यूरिन बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि बेटा यूरिन क्या है? यूरिन पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट का ही तो मिक्सचर है, कुछ अलग अनोखा थोड़ी ना होता है यूरिन में। नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर ही निकाल देना है, ऐसा किडनीज ने डिसाइड करा है। तो बाहर भेजने के लिए कोई जरिया भी तो चाहिए ना। तो किडनीज बोलती हैं कि एक काम करते हैं, यूरिन बनाते हैं, और फिर क्या करेंगे, उस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देंगे, तो साथ साथ क्या होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट भी निकल जाएगा। तो बेसिकली करा क्या किडनीज ने? पानी और नाइट्रोजनस वेस्ट का मिक्सचर बना दिया, बोले तो यूरिन बना दी। अब यूरिन जो बनी है दोनों किडनीज में बेटा, वो यूरिन तुमको क्या लगता है किडनीज के ही अंदर बसी रहेगी? नहीं, वो किडनी से बाहर निकलेगी। कहाँ पहुंचेगी वो यूरिन? वो पहुंचेगी यूरिनरी ब्लैडर में विद द हेल्प ऑफ यूरेटर्स। दो होते हैं कि नहीं होते हैं यूरेटर्स? फिर क्या होगा? कुछ नहीं, जो अपना यूरिनरी ब्लैडर है बेटा वो धीरे 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 क्या होगा, यूरिन से भरता जाएगा भरता जाएगा भरता जाएगा। जब वो एकदम कंप्लीटली भर जाएगा तो हमको जो है ना अर्ज फील होगी, हमको प्रेशर फील होगा कि अरे अरे ब्लैडर भर गया है, अब तो जो है ना इसको खाली करना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वही होता है कि जैसे ही ब्लैडर भरता है हमें एक अर्ज फील होती है उस ब्लैडर को खाली करने की, और हम जाकर के उस ब्लैडर को खाली कर देते हैं, मतलब कि यूरिन पास कर देते हैं। और जहाँ यूरिन पास हुई मतलब कि जहाँ यूरिन हमारे शरीर से निकली, एलिमिनेट हुई, समझ लेना क्या हुआ, नाइट्रोजनस वेस्ट भी उसके साथ निकल लिया। तो ये ऊपर की तुमको झांकी समझ में आई कि किडनी के कैसे दो मेजर फंक्शंस होते हैं। एक तो ब्लड को फिल्टर करना, ऊपर से यूरिन बनाना, हमेशा के लिए नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए कि बला टले। बला को टालने के लिए क्या होता है, किडनीज को दूसरा काम भी करना पड़ता है, बोले तो यूरिन भी बनानी पड़ती है। आज के इस लेक्चर में हमें करना क्या है? दिमाग में घूम रहा होगा कि मैम चलो ठीक है ये सब तो समझ में आ गया, क्या हो गया क्या नहीं हुआ नहीं है, अभी अभी तो ये शुरुआत है।
अब आज के इस लेक्चर में हमको करना क्या है, किडनी के इन दोनों ही फंक्शंस को हमें डिटेल में समझना है कि ये होते कैसे हैं, होता क्या क्या है ये पल्ले पड़ गया। अब ये दोनों फंक्शंस होते कैसे हैं परफॉर्म किडनीज के अंदर, वो हमें देखना है, वो हमें समझना है। तो समझें, आ जाओ शुरुआत करते हैं बेटा। अच्छा, शुरुआत के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी कहानी को, पूरी कहानी नहीं, पूरी कहानी तो मेरे बस में नहीं है बेटा रिवाइज करवाना तुम्हें अभी, तो पिछले लेक्चर की थोड़ी सी कहानी मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करवा रही हूँ। आप बोलोगे कि मैम रिवाइज करवाने का क्या मकसद है? मकसद बेटा यही है मेरा कि प्रीवियस लेक्चर की कहानी को आप आज के लेक्चर की कहानी से रिलेट कर पाओ। रिलेट करोगे तो बेहतर तरीके से दिमाग में घुसेगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर की थोड़ी सी कहानी मैं आपको जो है रिवाइज करवा दे रही हूँ। और ये मत समझना कि मैम रिविजन चलेगा कम से कम आधे घंटे, तो हम आधे घंटे बाद जो है ना सीरियसली देखेंगे सेशन को, नहीं। रिविजन होते होते क्या होगा बेटा, आज के लेक्चर की कहानी भी शुरू हो जाएगी, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो एकदम ध्यान से फुल कंसंट्रेशन के साथ जो है ना बैठना है सेशन में, आधा मिनट के लिए भी जो ना तुम्हारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। ओके, चलो आ जाओ। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक किडनी ड्रॉ कर लेती हूँ, सबसे ज़रूरी तो यही है। रुको, कुछ इस तरीके से। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो बहुत गलत कर दिया आपने, आपने केवल एक ही किडनी बनाई है, दूसरी किडनी के साथ जो है आपने पार्शियलिटी करी है। अरे बेटा, मुझे पढ़ाना है, समझाना है, मैं यहाँ पर सिर्फ ड्राइंग बनाने नहीं आई हूँ, सिर्फ यहाँ पर मैं डायग्राम ड्रॉ करने नहीं आई हूँ कि दोनों किडनीज बनाऊँ, दोनों के अंदर क्या चल रहा है वो सब लिखूँ, उतना सब कुछ मैं नहीं बना पाऊँगी एक साथ। तो एक किडनी की कहानी बना रही हूँ, मतलब एक किडनी की कहानी तुमको बता रही हूँ। जो एक किडनी की कहानी है बेटा, वही कहानी दूसरी किडनी की भी होगी। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ और चल रहा होगा, यही चल रहा होगा जो यहाँ चल रहा होगा, ठीक है। और एक नेफ्रॉन में जो चलेगा बेटा, वही कहानी बाकी नेफ्रॉन्स में भी चलेगी। तुम ये मत समझना कि मैम एक किडनी एक नेफ्रॉन, बाकियों का क्या होगा बेटा, एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं। मैं यहाँ पर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स तो ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी ना, तो समझो इस बात को। जो एक किडनी में हो रहा है वही दूसरी किडनी में भी हो रहा होगा, जो एक नेफ्रॉन में हो रहा है वही बाकी के नेफ्रॉन्स में भी हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर रही हूँ बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जो तुमको मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझाया था, क्योंकि देखो आप बोलोगे कि मैम ये नेफ्रॉन क्यों, अभी तक तो आप किडनीज के बारे में बता रही थी कि किडनीज का ये काम होता है वो काम होता है। अरे किडनीज के अंदर काम कौन करने वाला है, तुम ये भी तो देखो। माना कि किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना, माना कि दूसरा काम क्या है किडनीज का, यूरिन बनाना, लेकिन ये दोनों काम किडनीज के अंदर कर कौन रहा है, नेफ्रॉन्स ही तो कर रहे हैं। तो नेफ्रॉन्स के ऊपर तो बेटा बात करनी पड़ेगी चाहे जो हो जाए। तो बेसिकली जो लेक्चर में तुम मतलब प्रीवियस लेक्चर में जो तुमको मैं नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझा चुकी हूँ, उसी को यहाँ पर एक बार तुमको मैं रिवाइज करवा रही हूँ, क्योंकि बेटा जब तक तुम्हें नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा ना, तब तक ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है, यूरिन फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तुम्हें उतने अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और मैं ये कतई नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए एक बार फिर से यहाँ पर समझ लो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, तब तुम्हें किडनी के दोनों फंक्शंस जो है ना बेहतर तरीके से समझ में आ पाएंगे, ठीक है। देखो ये हो गई अपनी एक किडनी। देखो यहाँ से फिर आया क्या, डॉर्सल एओर्टा, ये आ गया डॉर्सल एओर्टा, लिख दो यहाँ पर मैं डॉर्सल एओर्टा। और किडनीज के लेवल पर आकर के क्या होता है बेटा, इसकी 2 ब्रांचेस बन जाती हैं। डॉर्सल एओर्टा आया जैसे ही किडनीज के लेवल पर, उसकी 2 ब्रांचेस बन गई। ये देखो, एक बन गई ये वाली ब्रांच और एक बन गई ये वाली ब्रांच। दिख रही है 2 ब्रांचेस की, नहीं दिख रही हैं? कोई ऐसा बच्चा जो बोले कि मैम मुझे नहीं दिख रहा है, बेटा चश्मा लगाओ। ये है डॉर्सल एओर्टा, किडनीज के लेवल पर जैसे ही ये आया इसकी 2 ब्रांचेस बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। अब तुम अपने दिल पर हाथ रख करके बताओ, जब एओर्टा की ब्रांचेस बनती हैं, पतली पतली ब्रांचेस जब बनती हैं एओर्टा की, तो उन पतली ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं कि नहीं बोलते बेटा? पिछले जन्म से पढ़ते आ रहे हैं, ये तो अपन जन्म कुछ ज़्यादा हो गया, पिछले टॉपिक से अपन पढ़ते आ रहे हैं ना। जब अपन सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड वेसल्स की बात कर रहे थे, तो मैंने तुमको बताया था कि एओर्टा क्या है बेटा, एओर्टा हमारी बॉडी की लार्जेस्ट आर्टरी है, ठीक है। तो एओर्टा
आगे जाकर के अपनी और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है और उन पतली पतली ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं, आर्टरीज बोलते हैं। समझाया था ना? तो यहाँ पर वही होने वाला है। ये डॉर्सल एओर्टा आया, जैसे ही किडनीज के लेवल पर ये दो ब्रांचेस में जो है इसे डिवाइड कर गया और इन दोनों ही ब्रांचेस को अपन क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे। सिर्फ आर्टरीज बोलेंगे नहीं, इनको अपन बोलेंगे रीनल आर्टरीज। क्यों? रीनल वर्ड बेटा अपन इस्तेमाल करते हैं अपनी किडनीज के लिए। अब ये जो आर्टरी है, तुमको ये तो कंफर्म हो गया ना कि भाई ये जो दो ब्रांचेस बनी है एओर्टा की, इनको अपन क्या बोलेंगे, आर्टरीज बोलेंगे। अब ये दोनों ही आर्टरीज बेटा क्या करने वाली तुमको पता है? दोनों ही आर्टरीज एक एक किडनी के अंदर घुसने वाली है। जैसे कि ये तुमको दिख रही है आर्टरी, ये देखो, ये तो ऑलमोस्ट घुस ही चुकी है, ये देखो घुस गई किडनी के अंदर। तो क्या नाम देंगे इसको अपन, रीनल आर्टरी। आर्टरी तो वैसे भी थी, किडनी के अंदर घुस गई और किडनी के लिए अपन वर्ड इस्तेमाल करते हैं रीनल, तो क्या नाम दे देंगे अपन इसको, आर्टरी को, रीनल आर्टरी। तो ये क्या बन गई बेटा, रीनल आर्टरी। और जो ये वाली किडनी है ना बेटा, किडनी नहीं, जो ये वाली आर्टरी है, ये वाली आर्टरी दूसरी क्या होता है, फंबल हो गया, सॉरी। ये तो दूसरी वाली आर्टरी है बेटा, ये दूसरी किडनी के अंदर जाके घुस जाएगी। चलो मैं तुम्हारी खुशी के लिए दूसरी किडनी यहाँ पर बनाई देती हूँ, उतनी बड़ी नहीं बना पाऊंगी क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, पर तुम लोग जज्बात को समझ जाओ, ठीक है। लाइक दिस, आम बन गया बेटा, ये किडनी मुझे बनानी थी, वो गलती से आम बन गया, ठीक है। पर तुम लोग भावनाओं को समझो मेरी। जो दूसरी आर्टरी है वो घुस गई दूसरी किडनी में, तो इसको भी मैं क्या बोल दूंगी, रीनल आर्टरी, क्योंकि गई तो ये कहाँ है, किडनी में ही है ना, और किडनी के लिए क्या अपन इस्तेमाल करते हैं वर्ड, रीनल। तो डॉर्सल एओर्टा आया किडनीज के लेवल पर, दो आर्टरीज में डिवाइड हो गया, हर एक आर्टरी एक किडनी के अंदर गई और इसलिए दोनों ही आर्टरीज का नाम अपन ने क्या रख दिया, रीनल आर्टरीज। लिख दूं मैं? चलो यहां देखो, ये दोनों हैं बच्चों कुछ इस तरीके से, रीनल आर्टरीज, रीनल आर्टरीज, ठीक है। अब देखो, ये आर्टरी अंदर आई है, क्या करेगी, और फर्दर बेटा पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगी ना। एक आर्टरी जब और पतली पतली ब्रांचेस में बेटा डिवाइड होती है तो और पतली पतली ब्रांचेस को अपन क्या बोलते हैं प्यार से, आर्टेरियोल्स बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, दिल पर हाथ रख के बताओ, है ना। तो ये देखो, ये बने यहाँ पर आर्टेरियोल्स, कितने शानदार, ये देखो बन रहे हैं आर्टेरियोल्स, बहुत सारे बेटा बनेंगे आर्टेरियोल्स, ठीक है, बहुत सारे बनेंगे। मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जितने ड्रॉ कर रहे हैं उससे समझ जाओ कि रीनल आर्टरी किडनी के अंदर आई और आकर के बहुत सारी पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो गई, और इन्हीं ब्रांचेस को अपन ने क्या नाम दिया, आर्टेरियोल्स, ठीक है। अब देखो, मैं तुमको एक आर्टेरियोल की कहानी बता रही हूँ, जो कहानी एक आर्टेरियोल की होगी बेटा, वही कहानी बाकी आर्टेरियोल्स की भी होगी, ठीक है। अब देखो, मैं सपोज ये वाले आर्टेरियोल के बारे में आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सबसे पहले तो, ये सब क्या है, आर्टेरियोल्स हैं, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जो ये वाला आर्टेरियोल तुमको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करती हूँ क्योंकि मुझे नेफ्रॉन भी बनाना है यहाँ पर, ओके। देखो, जो ये वाला आर्टेरियोल है बेटा, ये आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा। ये सब कुछ अपन पढ़ चुके हैं। एओर्टा डिवाइड हुआ पतली पतली ब्रांचेस में, क्या बन गई, आर्टरीज बन गई। आर्टरीज डिवाइड हुई आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में, क्या बन गए, आर्टेरियोल्स बन गए। आर्टेरियोल्स भी आगे जाकर के और बहुत ही पतली ब्रांचेस में डिवाइड हो गए, तो उन वेरी फाइन ब्रांचेस को अपन क्या बोलेंगे, जिनमें कि आर्टेरियोल्स डिवाइड हुए हैं, उन्हें अपन बोलेंगे ब्लड कैपिलरीज। तो यहाँ पर बेटा क्या होने वाला है, ये आर्टेरियोल आगे जाकर के और पतली पतली ब्रांचेस में डिवाइड होगा तो क्या बनेंगी अल्टीमेटली, अरे ब्लड कैपिलरीज ही तो बनेंगी ना। तो ये देखो, ये बन गई है आपकी ब्लड कैपिलरीज, ये देखो ये बन गई ब्लड कैपिलरीज। आप बोलोगे कि मैम ये तो जो है आपने बिल्कुल ही ब्लड कैपिलरीज का एक गुच्छा बना दिया है। एग्जैक्टली, आर्टेरियोल यहाँ पर आकर के जो
पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड हुआ है बेटा, अल्टीमेटली ये कैपिलरीज क्या बनाने वाली हैं, एक गुच्छा बनाने वाली हैं जिसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं टफ्ट। तो ये क्या बन गया, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, ये जो गुच्छा है, इसको कोई नाम होता है कि नहीं होता, या ये बेनाम है? नाम तो होता है। क्या नाम होता है? ग्लोमर्युलस। बेटे जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बना है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसका क्या नाम होता है? ग्लोमर्युलस। पढ़ चुके हैं ना, आ जाओ लिख देते हैं। इसका नाम होता है ग्लोमर्युलस। ठीक है। अब ये जो ग्लोमर्युलस होता है ना बेटा, ये एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर बैठा होता है। जैसे कि मान लो कि ये क्या है, वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर, और इसके अंदर ग्लोमर्युलस कुछ इस तरीके से ऐसा जाकर के बैठ जाता है। ठीक है। तो यहां पर मैं ड्रॉ भी कर देती हूं। ये है वो कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ इस तरीके से ग्लोमर्युलस बैठा रहता है, और इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल। ये भी पढ़ा चुकी हूं मैं। सो दिस इज बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बेसिकली ग्लोमर्युलस ऐसा बैठा रहता है। ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल के आगे आप और जाओगे तो इसके कंटिन्यूशन में यहाँ पर आपको एक कॉइल्ड ट्यूब्यूलर पार्ट देखने को मिलेगा। आई रिपीट, बोमेन्स कैप्सूल के कंटिन्यूशन में या उसके और आगे आपको एक ट्यूब्यूलर पार्ट देखने को मिलेगा जो कॉइल्ड होता है, और इसीलिए उस ट्यूब्यूलर पार्ट को अपन नाम दे देते हैं PCT, मतलब कि प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। राइट। तो ये देखो, ये बन गया है कुछ इस तरीके से PCT। ये बन गया PCT, लिख दूं यहाँ पर मैं, दिस इज PCT। PCT के कंटिन्यूशन में आपको क्या मिलेगा? लूप ऑफ हेनले। बेटा ये पूरा नेफ्रॉन का ही तो स्ट्रक्चर है, पढ़ चुके हैं अपन अपने प्रीवियस लेक्चर में, है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल के आगे क्या होता है? PCT होता है। PCT के आगे क्या होता है? लूप ऑफ हेनले। ये लूप मिल जाएगा आपको, लूप, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर कोने में मैं लिख रही हूँ लूप ऑफ हेनले, जिसको अपन हेनलेज लूप भी बोलते हैं, एक ही बात है। लूप ऑफ हेनले के आगे आपको क्या मिलेगा? अनदर कॉइल्ड ट्यूब्यूलर पार्ट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? DCT, मतलब कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लाइक दिस। ये है DCT। DCT बेटा कहाँ जाकर के खोलेगा? DCT जाकर के खोलेगा कलेक्टिंग डक्ट में। तो ये बन गई क्या? कलेक्टिंग डक्ट। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, कई सारे ऐसे नेफ्रॉन्स होते हैं जिनके DCTs आकर के कलेक्टिंग डक्ट में खोलते हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैम हर नेफ्रॉन के पास जो है ना उसका खुद का एक अलग सा पर्सनल कलेक्टिंग डक्ट होता है, तो वैसा नहीं है बेटा। एक एक किडनी में एक एक मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, तो हर नेफ्रॉन के लिए अलग से कलेक्टिंग डक्ट तो नहीं होगा ना। तो कलेक्टिंग डक्ट्स का जो नंबर है वो कंपैरेटिवली, मतलब नेफ्रॉन्स के कंपैरिजन में कलेक्टिंग डक्ट्स का जो नंबर है वो कम होता है, और इसी चक्कर में कई सारे नेफ्रॉन्स के जो DCTs होते हैं वो एक ही कलेक्टिंग डक्ट में जाकर के ओपन होते हैं। ठीक है। सो दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। मैं लिख दूं, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट। अब जितने भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं बेटा, वो सब के सब कहाँ जाकर के खुलते हैं? तो किडनी का आपको ये फनल शेप का स्पेस दिख रहा होगा। चलो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ, लाइक दिस। ये दिखा कि नहीं दिखा? ये किडनी के अंदर आपको ये फनल शेप का स्पेस दिख रहा होगा। अरे देखो ना, ये क्या है? फनल शेप्ड स्पेस ही तो है ना किडनी के अंदर, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। ठीक है। तो लेट मी राइट इट हेयर। इसको अपन बोलते हैं पेल्विस, इस वाले पार्ट को। तो मैं आपसे ये कहना चाह रही थी बच्चों कि जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स होती है, मतलब अभी तो हम एक किडनी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक किडनी में जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं सारी की सारी कहाँ जाकर के खुलती हैं? इसी पेल्विस में खुलती हैं। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। बेटा ये तुमको कलेक्टिंग डक्ट दिख रही कि नहीं दिख रही है मेरे डायग्राम में?
आई होप तुम्हें दिख रही हो, वरना थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना देती हूँ, मोटी बना रही हूँ मैं कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, ताकि तुम्हें दिख जाए, दिखना ज़रूरी है बेटा। ये देखो कुछ इस तरीके से जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं सारी की सारी आकर के कहाँ खुलेंगी, पेल्विस में खुलेंगी। यानी कि यूरिन कहाँ बननी है, यूरिन बननी है नेफ्रॉन के अंदर। ये जो है ना बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, बेटा यहीं पर बननी है यूरिन। तो यहाँ पर जो यूरिन बनेगी वो अल्टीमेटली कहाँ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट में। जितने भी नेफ्रॉन्स, भाई एक किडनी में, या मैं तो कहती हूँ चलो ठीक है, अभी अपन एक किडनी की बात कर रहे हैं, एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, तो 1 मिलियन नेफ्रॉन्स में जो यूरिन बन रही है वो यूरिन अल्टीमेटली कहाँ जाएंगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएंगी। कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ जाकर के ओपन हो रही हैं, पेल्विस में। तो जितनी भी यूरिन बन रही है बेटा नेफ्रॉन्स में, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स मिलकर के जो भी यूरिन बना रहे हैं, वो यूरिन अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट्स के थ्रू कहाँ पहुंचेगी, इस पेल्विस में पहुंचेगी। और फिर पेल्विस के कंटिनेशन में क्या होता है, पेल्विस के कंटिनेशन में होता है बेटा वही यूरेटर। ये देखो पेल्विस अल्टीमेटली कहाँ जाकर के खुलता है, पेल्विस अल्टीमेटली जाकर के खुलता है यूरेटर में। यहाँ से भी निकलेगा एक यूरेटर और यहाँ से तो तुमको निकलता हुआ देखो मैंने दिखाई दिया है। तुमको क्या समझाया, जो एक किडनी में हो रहा है वही दूसरी किडनी में भी हो रहा है ना। ये मत समझना कि मैम उसमें क्या होगा, अरे वही हो रहा होगा जो यहाँ हो रहा है, ठीक है। चलो तो ये देखो पेल्विस आगे जाकर के किस में कंटिन्यू होता है, यूरेटर में कंटिन्यू होता है। इसका मतलब जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स यहाँ पर आकर के खुल रही हैं पेल्विस रीजन में, तो यूरिन सारी की सारी कहाँ आ रही है बेटा, इसी पेल्विस रीजन में आ रही है। और पेल्विस रीजन से कहाँ जाएगी फिर वो यूरिन, वो आएगी यूरेटर में, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी कि दोनों ही यूरेटर्स क्या करने वाले हैं, अल्टीमेटली उस यूरिन को पोर करने वाले। नीचे कहाँ, यहाँ पर ब्लैडर होगा वहाँ पर। तो कहाँ बनी यूरिन, यहाँ पर बनी नेफ्रॉन्स में, नेफ्रॉन्स से वो कहाँ गई यूरिन, कलेक्टिंग डक्ट्स में। वहाँ से कहाँ गई, पेल्विस में, पेल्विस से कहाँ गई यूरेटर में, और यूरेटर से कहाँ गई ब्लैडर में। ब्लैडर से क्या होगा, बाहर निकल जाएगी, और क्या, यूरेथ्रा के थ्रू, ठीक है। चलो अब ये तो तुमको मैंने अभी आधी बात बताई है, आधी और सुन लो बेटा, आधी और सुन लो। देखो रीनल आर्टरी से अपन ने शुरुआत करी थी, आर्टेरियोल्स में डिवाइड हुई। हर एक आर्टेरियोल के बारे में तुमको मैंने बताया कि वो कुछ इस तरीके से आकर के कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है। और ये जो कैपिलरीज होती हैं ये आपस में क्या करती हैं, ऐसे गुच्छा बना लेती हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुच्छे को ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अब देखो अपना जो ग्लोमेरुलस है बेटा वो ऐसे खाली पड़ा हुआ है, मतलब ऐसे खुला पड़ा हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। आ जाओ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होंगी। अब आप बोलोगे कि मैम ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज क्या होती है, अरे बेटा वो कैपिलरीज जो मिलकर के गुच्छा बना रही है, जो ग्लोमेरुलस बना रही हैं, उसको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन क्या बोलेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज या वो कैपिलरीज जो गुच्छा बना रही हैं, ग्लोमेरुलस बना रही हैं। तो ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होंगी बेटा एक बार फिर से क्या होंगी, यूनाइट होंगी। और अपन पढ़ते आ रहे हैं पिछले जन्म से क्या, कि एओर्टा डिवाइड होगा आर्टरीज में, आर्टरीज डिवाइड होंगी आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स डिवाइड होंगे, क्या बन जाएंगी, कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करेंगी, किसी ऑर्गन के अंदर घुस करके बढ़िया से नेटवर्क बनाएंगे, और उसके बाद में वो कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट होंगी। और जब कैपिलरीज एक बार फिर से यूनाइट होती है तो क्या बनते हैं, विनियोल्स बनते हैं। ये अपन ने पढ़ा है, लेकिन किडनीज के अंदर मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है। अलग कैसे होता है, आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड हुआ, कैपिलरीज ने गुच्छा बनाया, ग्लोमेरुलस बनाया। अब यही ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बेटा एक बार फिर से क्या होंगी, यूनाइट होंगी। लेकिन जब ये कैपिलरीज एक बार यूनाइट होंगी ना बेटा, तो विनियोल नहीं बनेगा। अभी विनियोल नहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि बनेगा ही नहीं जिंदगी में, बनेगा आगे जाकर के बनेगा। लेकिन इस स्टेज पर जब कैपिलरीज एक बार यूनाइट होंगी फिर से, या फिर से नहीं, कैपिलरीज एक बार जो यूनाइट हो रही हैं, जो पहला आप बोल सकते हो कि यूनियन हो रहा है कैपिलरीज का, उससे विनियोल नहीं बनेगा बेटा, यहां पर बनेगा एक बार फिर से आर्टेरियोल। समझाया था कि नहीं समझाया था, तो देखो ये बन गया यहां पर आर्टेरियोल। अब आप बोलोगे कि मैम ये भी आर्टेरियोल ये भी आर्टेरियोल, ये तो बहुत नाइंसाफी है। तो एक काम करते हैं ना, दोनों को अपन अलग अलग नाम दे देते हैं।
ये वाला जो आर्टेरियोल था इसका अपन नाम देते हैं क्या, एफरेंट आर्टेरियोल। यहाँ पर जगह नहीं है, यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है बेटा। दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल, आने वाला आर्टेरियोल। और ये क्या है, ये जाने वाला है, तो इसको अपन नाम देते हैं इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, आने वाला एफरेंट आर्टेरियोल, जाने वाला इफरेंट आर्टेरियोल। अब क्या होगा, ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे बढ़ेगा, ये रुकेगा थोड़ी ना। देखो ये इफरेंट आर्टेरियोल आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ करके पता है क्या करेगा, जो ये रीनल ट्यूब्यूल्स है ना, मतलब कि ये जो पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनले है, इनके अराउंड जाकर के एक बार फिर से ये कैपिलरीज में बेटा इफरेंट आर्टेरियोल डिवाइड होगा और वो कैपिलरीज क्या करेंगी, एक तरीके से नेटवर्क बना लेंगी अराउंड दीज रीनल ट्यूब्यूल्स, पीसीटी, डीसीटी एंड लूप ऑफ फेनले के अराउंड। मैंने क्या बोला, इफरेंट आर्टेरियोल आया, इसने बोला कि यार मुझे तो विन्योल बनना था, है मुझे जो है ना इफरेंट आर्टेरियोल बना डाला, अब मैं इनको सबक सिखा दो। जैसे कि नहीं, बच्चों को अगर उनके मनपसंद कपड़े ना बनाओ तो वो क्या करते हैं, मिट्टी में लौट जाते हैं कि झक मार के मम्मी को क्या करना पड़ेगा, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, जो कपड़ा हमको पसंद है हमें वही पहनने को मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, इफरेंट आर्टेरियोल ने बोला कि मुझे बनना था विनियोल, मुझे बना दिया आर्टेरियोल, मैं मानूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा, ये आगे जाकर के बेटा एक बार फिर से कैपिलरीज में देखो कुछ इस तरीके से डिवाइड हो जाता है। ये बोलता है कि मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं भी कम थोड़ी ना हूँ, मैं तो बहुत बड़ा वाला हूँ। और कुछ इस तरीके से ये इफरेंट आर्टेरियोल एक बार फिर से कैपिलरीज में डिवाइड हुआ और इस बार जो कैपिलरीज बनी बेटा वो क्या करती हैं, रीनल ट्यूब्यूल मतलब कि पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ फेनले के अराउंड क्या करती हैं, बढ़िया सा देखो कुछ इस तरीके से नेटवर्क बना लेती हैं। बना लिया नेटवर्क, अब क्या होगा भाई, इफरेंट आर्टेरियोल आया, फिर से क्या हुआ, कैपिलरीज में डिवाइड हो गया, कैपिलरीज ने नेटवर्क बना लिया रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड। अब क्या होगा, कैपिलरीज बोलेंगे कि अरे छोड़ो यार, एक बार फिर से यूनाइट करते हैं। पहला यूनियन हुआ था यहाँ पर, जहां पर कैपिलरी से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इफरेंट आर्टेरियोल बन गया था, और दूसरा जो कैपिलरीज का यूनियन है बेटा वो यहाँ होगा, रीयूनियन। और इस बार जब कैपिलरीज बेटा रीयूनाइट होंगी तो बन जाएगा विनियोल। ये पूरा नाटक हो रहा था विनियोल बनाने के लिए। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या बन जाएगा, विनियोल बन जाएगा। अलग कलर से बनाती हूँ ताकि तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ये देखो ये क्या बन गया, विनियोल बन गया, लाइक दिस। ये बन गया बच्चों विनियोल। मुद्दा यही तो था ना कि बच्चे को उसके मनपसंद कपड़े पहनने को नहीं मिले थे, तो उसने लोड लगा दी जमीन पर। इफरेंट आर्टेरियल को क्या बनना था, विनियोल, वो नहीं बन पाया, तो उसने क्या करा, एक बार फिर से कैपिलरीज में वो टूट गया। कैपिलरीज ने भी क्या करा, रीनल ट्यूब्यूल्स की जाकर के अराउंड जाकर के नेटवर्क बना लिया। फिर ये जो कैपिलरीज हैं एक बार फिर से यूनाइट होती है, और इस बार जब ये यूनाइट होती है बेटा तो क्या बन जाता है, विनियोल बन जाता है। ऐसे ही बहुत सारे विनियोल्स बनेंगे बेटा। ये तो सिर्फ तुमको एक आर्टेरियोल की कहानी सुनाई है, तुमको बहुत सारे आर्टेरियोल्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे देखो यहाँ पर क्या होगा, विनियोल्स बन जाएंगे, बहुत सारे विनियोल्स बन जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो जगह नहीं है, हौश पौश हो जाएगा, मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। बहुत सारे क्या होंगे बेटा, देखो कुछ इस तरीके से विनियोल्स बन जाएंगे। ये देखो बन रहे हैं विनियोल्स, ये कुछ इस तरीके से, नहीं ऐसे भी नहीं, रुको, कुछ इस तरीके से ऐसे बहुत सारे विनियोल्स बनेंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे विनियोल्स बेटा इकट्ठा हो जाएंगे, ये सारे के सारे विनियोल्स ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे और इकट्ठा हो जाएंगे और एक कॉमन ट्यूब में जाकर के ओपन हो जाएंगे, कॉमन ब्लड वेसल में जाकर के ओपन हो जाएंगे। और इस कॉमन ब्लड वेसल को अपन क्या बोलेंगे, वेन बोलेंगे। बेटा विनियोल्स कहाँ जाकर के खुलते हैं, वेन में ही तो जाके खुलते हैं ना। तो देखो ना किडनी के लेवल पर क्या हुआ, किडनी के अंदर बहुत सारे विनियोल्स बने, ये विनियोल्स आगे जाकर के आप बोल सकते हो कि ज्वाइन हो गए। इनकी ज्वाइनिंग से क्या हुआ, इनकी ज्वाइनिंग से आप बोल सकते हो कि एक कॉमन ब्लड वेसल बन गई, और उस ब्लड वेसल को अपन क्या नाम देंगे, वेन नाम देंगे। तो देखो ये बन गई वेन, ये बन गई वेन। और क्योंकि ये वेन क्या हो रही है बेटा, किडनी से बाहर निकल रही है, ये वेन किडनी से बाहर निकल रही है, इसीलिए इसको अपन क्या नाम देंगे, गैस करो, रीनल वेन।
जितने भी विन्यूल्स बने थे वो सारे के सारे कॉमन ब्लड वेसल में जाकर के ओपन हो गए, जिसको अपन क्या बोलेंगे, वेन। और फिर यही वेन किडनी से बाहर निकल करके चली जाएगी, उसको अपन क्या नाम देंगे, रीनल वेन नाम देंगे। इतना पल्ले पड़ा। चलो अब अपन जो है देखते हैं कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कैसे होगा और यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। और प्लीज मेरी बात यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर तुम सुन लो बेटा, जो यूरिन बनेगी ना, जो यूरिन बनेगी वो यूरेटर के थ्रू कहाँ चली जाएगी, ब्लैडर में चली जाएगी। भाई किडनीज के अंदर क्या होगा, नेफ्रॉन्स में टू बी मोर स्पेसिफिक, यहाँ पर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनले में क्या होगा, बनेगी यूरिन। फिर वहाँ से कहाँ जाएगी, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ खोलते हैं, पेल्विस में। तो यूरिन कहाँ जाएगी, पेल्विस में। और पेल्विस से कहाँ चली जाएगी, यूरेटर में चली जाएगी। यूरेटर से क्या होगा, वो चली जाएगी ब्लैडर में। तो यूरिन का तुमको पाथवे समझ में आया कि वो कहाँ बनी और कहाँ से कहाँ जाएगी, वो ये समझ में आया। अब तुम ब्लड का, क्योंकि देखो किडनी में दो काम हो रहे हैं बेटा साइमल्टेनियसली, एक तो ब्लड का फिल्ट्रेशन भी हो रहा है और दूसरा यूरिन भी बनती जा रही है। तो तुम ब्लड और यूरिन को मिला मत देना, दोनों के पाथवेज तुमको क्लियर होने चाहिए कि ब्लड, देखो किडनी के अंदर ब्लड आ रहा है तो जाहिर सी बात है बेटा ब्लड किडनी के बाहर भी निकलेगा। किडनीज का काम होता है ब्लड को फिल्टर करना, तो इसके लिए ब्लड को किडनीज के अंदर आना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड आया है किडनीज के अंदर तो अब जिंदगी भर ना वो वहीं रह जाएगा, नहीं। ब्लड आया है तो किडनीज से फिर वो ब्लड जो है ना बेटा बाहर भी निकलेगा। तो ब्लड आया है, बाहर भी निकलेगा। कैसे आया है, कैसे बाहर जा रहा है, वो तुम्हें समझना होगा। और यूरिन कैसे बन रही है और कहाँ जा रही है वो तो तुमको मैंने समझा ही दिया, ठीक है। देखो ये जो रीनल आर्टरी ना बेटा, रीनल आर्टरी, ये दोनों ही रीनल आर्टरीज किडनी के अंदर ब्लड लेकर के आती हैं। और यहाँ पर क्या होगा बेटा, जो रीनल वेन्स बनेंगी है ना, तुमको यहाँ पर मैंने एक ही रीनल वेन ड्रॉ करके दिखाई है बेटा। रीनल वेन एक यहाँ से भी निकलेगी, जो अल्टीमेटली दोनों ही रीनल वेन्स कहाँ जाके खुलेंगी, इन्फीरियर वेना केवा में। बेटा दो होती ना मेजर वेन्स बॉडी की, सुपीरियर एंड इन्फीरियर। इन्फीरियर वेना केवा क्या करती है, लोअर बॉडी पार्ट्स में जितनी भी वेन्स होती हैं वो अल्टीमेटली इन्फीरियर वेना केवा में ही जाकर के ओपन होती हैं। आई बात समझ में। तो होगा क्या, दोनों ही किडनी से रीनल वेन्स निकलेंगी एक एक और दोनों इन्फीरियर वेना केवा में ही जाकर के ओपन होंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं तुमको क्या समझा रही थी कि रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड आता है किडनीज के अंदर और रीनल वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो किडनीज को छोड़ देता है, मतलब बाहर निकल आता है। तो यूरिन और ब्लड का जो पाथवे बेटा तुमको बहुत क्लियर होना चाहिए कि यूरिन कहाँ जाएगी और ब्लड कहाँ जाएगा। रीनल आर्टरीज के थ्रू ब्लड अंदर आएगा किडनीज में और रीनल वेन्स के थ्रू जो ब्लड है वो किडनी से बाहर निकल जाएगा। अब अपना दिमाग लगाओ कि रीनल आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड आ रहा है किडनीज में वो कैसा होगा, उसमें होगा मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट। और रीनल वेन्स के थ्रू जो ब्लड किडनीज से बाहर निकल के जा रहा है वो ब्लड कैसा होगा, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। जब ब्लड आया था किडनीज के अंदर तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट था, किडनी ने साफ कर दिया, यानी कि अब जो ब्लड किडनीज से बाहर निकलेगा वो होगा विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब वो फिल्टर्ड ब्लड होगा। तो अनफिल्टर्ड ब्लड किस में होगा, रीनल आर्टरीज में, और फिल्टर्ड ब्लड किस में होगा, रीनल वेन्स में। जनरली दिमाग में क्या घुसा होता है कि अरे मैम आर्टरीज जो होती है ना वो तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, जो वेन्स है वो तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। बेटा यहाँ पर ऑक्सीजनेशन की, कार्बन डाइऑक्साइड की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर तो नाइट्रोजनस वेस्ट की बात हो रही है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट को मतलब वो वेन, वो ब्लड वेसल जिसमें कि फ्लो होने वाले ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट होगा, वो ब्लड वेसल कौन सी होंगी, रीनल आर्टरीज। और वो ब्लड वेसल जिसमें कि फ्लो होने वाले ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होगा वो कौन होंगी, रीनल वेन्स, ठीक है। चलो अब ये कैसे होता है, आ जाओ देखते हैं। दूसरा डायग्राम मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा बेटा। ये है एफरेंट आर्टेरियोल और ये है कैपिलरीज का गुच्छा, ठीक है। ये बन गया कैपिलरीज का गुच्छा यानी कि ग्लोमेरुलस। और चलो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देती हूँ बोमेंस कैप्सूल। दिस इज बोमेंस कैप्सूल। ये हो गया पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जब यूनाइट होती हैं तो क्या बनता है, इफरेंट आर्टेरियोल बनता है। इफरेंट आर्टेरियोल। चलो मैं ड्रॉ कर देती हूँ।
दिस इज इफरेंट आर्टीरियोल। क्या तुमको एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल में कोई डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? हाँ जी, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल एंड दिस इज इफरेंट। दोनों में कोई डिफरेंस तुमको नजर आ रहा है क्या? अरे तुम मत हटो भाई। दोनों में डिफरेंस है बेटा इनके डायामीटर में, दोनों में एफरेंट और इफरेंट। कहने को दोनों ही क्या है, आर्टेरियोल्स हैं, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंस है क्या? इनमें डिफरेंस इनके डायामीटर में। जरा देखो, एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है वो कितना ज़्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल का डायामीटर काफ़ी कम है। और अगर आप ब्लड कैपिलरीज की बात करोगे, ये ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की बात करोगे, तो बेटा इनका डायमीटर तो और ही कम रहता है। आप बोलोगे कि मैम डायमीटर से क्या फ़र्क पड़ेगा, इफरेंट का ज़्यादा हो एफरेंट का कम हो, क्या फ़र्क पड़ता है? अरे फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो डायमीटर का डिफरेंस है ना बेटा, अल्टीमेटली यही ब्लड के ऊपर एक तरीके से प्रेशर डालने वाला है, और उसी प्रेशर के कारण यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन होने वाला है। तो ये अपने दिमाग में बिठाओ कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है बेटा वो ज़्यादा है, इफरेंट आर्टेरियोल का जो डायामीटर है वो कम है, ठीक है। और ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं बेटा, इनका डायमीटर तो और ही पतला है, ठीक है ना। उसके अलावा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज जो होती हैं बेटा, यदि आप उनको बाकी बॉडी की कैपिलरी से कंपेयर करोगे तो ये ज़्यादा परमिएबल होती हैं। ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैपिलरीज की जो दीवार होती है वो बहुत पतली होती है ना, सिंगल लेयर्ड थिक होती है कैपिलरीज की वॉल बेटा, स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। वैसे भी कैपिलरीज की दीवारें बहुत पतली होती है, क्योंकि कैपिलरीज के थ्रू क्या होता है बेटा, वही टिश्यू फ्लूइड बनता है ना, सब्सटेंसेस का एक्सचेंज होता है। बट जब अपन बात करते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की, तो ये जो इनकी दीवारें हैं बेटा, ये कुछ ज़्यादा ही परमिएबल होती हैं। मतलब इनके थ्रू तो और भी ज़्यादा सब्सटेंसेस जो हैं ब्लड के बाहर आ सकते हैं, ये मेरा कहने का मतलब है। ये बहुत परमिएबल होती हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँ कि दीज आर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, और ये बहुत ज़्यादा परमिएबल होती हैं, वेरी परमिएबल, ठीक है। और इस बात का फ़ायदा उठाता है क्या, ब्लड का कुछ सामान। कैसे? देखो, अब हुआ क्या, एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आया, तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम्हारे पास घर में एक मोटा पाइप है, उस मोटे पाइप को तुमने एक पतले पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब तुमने क्या करा, इस मोटे पाइप को जो है ना नल से जोड़ा, और हुआ क्या, पानी आने लग गया, पानी आने लग गया। ये देखो आ रहा है पानी, ये आ रहा है पानी, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। जब तक पानी मोटे पाइप में था तब तक वो आराम से फ्लो हो रहा था। क्यों? पाइप मोटा था ना बेटा। पाइप मोटा होने का मतलब क्या है कि डायमीटर ज़्यादा था, तो पानी आराम से फ्लो हो रहा था, प्रेशर बहुत कम था। लेकिन जैसे ही फिर इतना सारा पानी इस पतले से पाइप में आएगा बेटा, तो प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पाइप पतला है, डायामीटर कम है। पाइप पतला होने का मतलब क्या है, डायमीटर कम है। तो इस कम डायमीटर वाले पाइप में जब पानी आएगा तो उसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा? तुमको मैं गुफा में जाने को बोलूँ, अगर गुफा बहुत बड़ी है तो तुम आसानी से क्या करोगे, ऐसे निकल जाओगे। और अगर गुफा बहुत छोटी सी है तो ऐसे दब दब के निकलोगे ना कि ओ माय गॉड प्रेशर पड़ रहा है। सेम कहानी बेटा ब्लड के साथ भी होती है। जब एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड बहता है, जब एफरेंट आर्टेरियोल में ब्लड बहता है तो उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर वेशर पड़ता नहीं है। लेकिन जब वो ब्लड आता है कहाँ, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में, जब वो ब्लड आता है कहाँ, इफरेंट आर्टेरियोल पर, तो बेटा क्या है, इनका जो डायमीटर है वो इससे कम है ना एफरेंट आर्टेरियोल से। तो जब पतली ट्यूब्स में बहना शुरू करता है ब्लड, तो ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ने लग जाता है। और इसी प्रेशर के कारण बेटा जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड निकल रहा होता है ना, जब ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू ब्लड निकल रहा होता है, तो उस प्रेशर के चलते ब्लड का कुछ सामान कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, बोमैन्स कैप्सूल में। पूरा प्रेशर का खेल है बेटा। एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है वो ज़्यादा है, कैपिलरीज का कम है, और इफरेंट आर्टेरियोल का भी कम ही है। तो जब ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर वाले, ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर वाली ट्यूब्स में जब ब्लड फ्लो करता है तो ब्लड के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है,
और उस प्रेशर के कारण ब्लड का कुछ सामान कैपिलरीज की दीवार को क्रॉस करके कहाँ आ जाता है, बोमेन्स कैप्सूल में आ जाता है। देखो यहाँ पर ये ब्लड फ्लो हो रहा है, ये यहाँ पर देखो ये ब्लड फ्लो हो रहा है लाइक दिस 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 एंड दिस। तो जैसे ही ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर वाली ट्यूब्स में ब्लड आया, ब्लड के ऊपर प्रेशर पड़ा और ब्लड का कुछ सामान बाहर निकल करके आ गया। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि मैम ब्लड का पूरा सामान बाहर निकल के आ जाता है, मतलब कि ब्लड पूरा का पूरा बाहर नहीं, ब्लड पूरा नहीं आएगा और ना ब्लड का पूरा सामान बाहर आएगा। थोड़ा बहुत सामान बेटा ब्लड का जो है कैपिलरीज की, क्योंकि अपन ने पहले देख लिया कि कैपिलरीज की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज होती हैं ये कुछ ज़्यादा ही परमीएबल होती हैं। तो ज़्यादा परमीबल होने का क्या हुआ, ब्लड के कंपोनेंट्स ने फ़ायदा उठा लिया। ब्लड के कंपोनेंट्स ने बोला कि भैया देखो वैसे भी यहाँ पर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है, ऊपर से कैपिलरीज की जो दीवारें हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतली हैं, तो पूरा फ़ायदा उठाया जाए। इस प्रेशर के चलते ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं बेटा वो कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहाँ जाते हैं, देखो वो आ जाते हैं यहाँ। कौन सा कलर लें भाई, ये लो, बोमेन्स कैप्सूल में आ गए, ये देखो, ठीक है। और बनाऊं, ये देखो ये आ गया है सामान बाहर। अब आप बोलोगे कि मैम बार बार सामान सामान बोल रहे हो, क्या सामान है, चलो ये तो बता दो। देखो सबसे पहले तो ब्लड का प्लाज्मा सबसे आगे कहीं भी निकलने को बोल दो, प्लाज्मा बोलेगा कि मैं सबसे पहले बाहर निकलूंगा। जब अपन टिश्यू फ्लूइड पढ़ रहे थे बेटा तो भी अपन ने देखा था कि कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके क्या होता है, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ब्लड का प्लाज्मा जाता है। पूरा देखो पूरा प्लाज्मा नहीं आएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ब्लड का कुछ सामान बाहर निकल करके आ जाता है बेटा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर प्लाज्मा आ रहा है तो पूरा का पूरा ब्लड का प्लाज्मा आ जाएगा। पूरा प्लाज्मा नहीं आता, लेकिन हाँ कई हद तक जो है प्लाज्मा बेटा अंदर आ जाएगा, है ना, मतलब बाहर आ जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से सामान कुछ इस तरीके से ऐसे बाहर आ गया। ये अब क्या क्या सामान बाहर आया है, सामान बाहर आया है प्लाज्मा। प्लाज्मा आप सभी को पता है पानी से बना होता है, तो जाहिर सी बात है पानी भी बाहर निकल करके आ जाएगा और ढेर सारा पानी निकल करके आएगा। उसके अलावा न्यूट्रिएंट्स होंगे। न्यूट्रिएंट्स में कौन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ठीक है। उसके अलावा आयंस एंड सॉल्ट्स वगैरह होंगे। कौन कौन से, तो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है, और क्लोराइड आयंस, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नाइट्रोजनस वेस्ट भी बाहर आएगा। बेटा ये क्यों चल रहा है, नाइट्रोजनस वेस्ट को ही तो बाहर निकालने के लिए चल रहा है ना। हमारा मकसद क्या था कि ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को हटाया जाए, तो यही तो अच्छा मौका है ब्लड से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने का। यही तो अच्छा मौका है ब्लड को नाइट्रोजनस वेस्ट से, नाइट्रोजनस उल्टा बोल दिया, नाइट्रोजनस वेस्ट को ब्लड से बाहर निकालने का। क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जब ब्लड आया तो अंडर हाई प्रेशर फ्लो हो रहा है वो, तो उस प्रेशर के चलते क्या हुआ, ब्लड के कंपोनेंट्स बाहर निकल करके आ रहे हैं कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके ब्लड के कुछ कंपोनेंट्स कैपिलरी से बाहर निकल करके आ रहे हैं। कहाँ, बोमेन्स कैप्सूल में। बोमेन्स कैप्सूल क्या है बेटा, नेफ्रॉन का ही तो एक कंपोनेंट है ना। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इस समय क्या हो, नाइट्रोजनस वेस्ट भी ब्लड से बाहर आ जाए, कैपिलरीज से बाहर आ जाए। कहाँ, बोमेन्स कैप्सूल में, ठीक है। और नाइट्रोजनस वेस्ट में भी कौन बेटा, तो यूरिया, यूरिक एसिड, लाइक दिस, ठीक है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स भी आ जाते हैं, विटामिन वगैरह भी आ जाते हैं, है ना। ये सब कुछ जो है बेटा बाहर निकल करके आ जाता है। अच्छा बोलोगे कि मैम बाहर क्या नहीं निकलता, तो ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्रोटीन्स या प्लाज्मा प्रोटीन्स। ब्लड सेल्स मतलब WBCs, RBCs एंड प्लेटलेट्स, ये बाहर नहीं निकलेंगे। प्लस प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होते हैं बेटा, ये सब कुछ बाहर नहीं आएंगे, ये अंदर ही रहेंगे। मैंने क्या बोला, पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं आएगा, ब्लड के सारे कंपोनेंट्स बाहर नहीं आएंगे, और जो कंपोनेंट बाहर आ भी रहे ना वो भी एंटायरली बाहर नहीं आ जाएंगे। तो RBCs, WBCs, प्लेटलेट्स यानी कि ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सब कुछ कहाँ रहेंगे, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें ही रहेंगे, ठीक है। चलो अब ये जो बेटा सामान बाहर आया, जो नहीं आया वो बहुत अच्छी बात है, जो सामान
बोमेंस कैप्सूल में आ चुका है, इसको अपन क्या बोलेंगे? फिल्ट्रेट बोल देंगे। भाई ये पूरा सामान जो कैपिलरीज के अंदर से बाहर आ चुका है बोमेंस कैप्सूल में, इस पूरे सामान को अपन मिलाकर के क्या बोल देते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोल देते हैं, या सिंपल बोल दो क्या? फिल्ट्रेट। ये क्या है? फिल्ट्रेट है। अब आप बोलोगे कि मैम फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है बच्चों? ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है। मैंने क्या पढ़ाया था? किडनीज के दो काम, एक तो ब्लड का फिल्ट्रेशन और दूसरा यूरिन का फॉर्मेशन। तो एक काम तो हो गया, ब्लड का फिल्ट्रेशन। भाई ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड का जो कुछ सामान है वो निकल करके कैपिलरी से बाहर आ रहा है बोमेंस कैप्सूल में, तो इसको फिल्ट्रेशन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को अलग से हम नाम देते हैं किसका? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का। ये जो प्रोसेस यहाँ पर चली ना, ये, अरे ये ऐसा नहीं बनाना था मुझे, अरे भाई इस प्रोसेस को अपन ने नाम दिया है बच्चों किसका? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये हो गया ब्लड का फिल्ट्रेशन। और ना सिर्फ यहाँ पर ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ है बेटा, ये ना यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप भी है। मैंने क्या बोला था? किडनीज में दोनों काम साथ में चलते हैं, ब्लड भी फिल्टर हो रहा है, यूरिन भी बन रही है। तो यहाँ पर हुआ ब्लड का फिल्ट्रेशन और ये बन गई क्या? यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप। अगर मान लो कि ये ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ ही ना होता, ये फिल्ट्रेट आया ही ना होता बेटा, तो आगे यूरिन फॉर्मेशन भी कैसे हो पाता, है ना? तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है बेटा, ये क्या बन गई है? यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप बन गई है। ठीक है, सो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अब क्या हो? अब देखो फिल्ट्रेट यहाँ पर आ गया कहाँ? बोमेंस कैप्सूल में। अब बोमेंस कैप्सूल से क्या होगा? ये फिल्ट्रेट आगे आएगा। भाई जिंदगी भर तो ये जो फिल्ट्रेट है जो बोमेंस कैप्सूल में आया है, ये यहाँ तो नहीं पड़ा रहेगा ना, ये जिंदगी, ये बाहर भी आएगा, मतलब आगे भी चलेगा। आगे कहाँ आया बेटा? आगे ये आया पीसीटी के लेवल पर। ठीक है, पीसीटी के लेवल पर। पीसीटी से क्या होगा? डीसीटी में जाएगा। डीसीटी से क्या होगा? डीसीटी में जाएगा। डीसीटी से क्या होगा? कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से क्या होगा? पेल्विस में पहुंचेगा। पेल्विस से कहाँ पहुंचेगा? यूरेटर में। यूरेटर से कहाँ पहुंचेगा? ब्लैडर में। ब्लैडर से क्या होगा? बाहर निकाल देंगे। लेकिन बाहर इतने आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि बेटा ये जो फिल्ट्रेट आया है ना बोमेंस कैप्सूल में, इस फिल्ट्रेट में देखो कितने काम की चीजें हैं। इस फिल्ट्रेट में ग्लूकोज है जिसके पीछे बॉडी सेल्स के बीच में मारामारी चलती रहती है। बॉडी के हर एक सेल को ग्लूकोज चाहिए और हम क्या कर रहे हैं? यूरिन से बाहर निकाल रहे हैं, पेशाब करके बाहर निकाल रहे हैं। अरे भैया इसको बाहर नहीं निकाल सकते, इसको अंदर रखना पड़ेगा। अमीनो एसिड को भी अंदर रखना पड़ेगा। जिन लोगों में बेटा ग्लूकोज अंदर नहीं रह पाता, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, उनको अपन क्या बोलते हैं कि तुमको मधुमेह है, मतलब तुमको डायबिटीज है, डायबिटीज मेलाइटस है तुमको। तो नॉर्मली तो ऐसा नहीं होता ना भाई, वो तो बीमारी हो गई। लेकिन जिसको बीमारी नहीं है उसमें क्या होता है? उसकी यूरिन में क्या ग्लूकोज बाहर निकलता है? क्या नहीं निकलता। यानी कि जब ये फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से निकल करके पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले के लेवल पर जाता है, तो ये पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले मतलब ये जो रीनल टिप्यूल है, इनको एहसास होता है कि अरे बाप रे, हमारे अंदर जो फिल्ट्रेट बह रहा है उस फिल्ट्रेट में तो काम की चीज़ें हैं अलॉन्ग विथ फालतू चीज़ें, है ना, पानी एंड यूरिक एसिड, मतलब ये नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह, बहुत सारी काम की चीज़ें भी हैं। और अगर काम की चीज़ें भी क्या होगा? पेशाब से बाहर निकल जाएगी, फिर तो ऐसी की तैसी हो जाएगी। अच्छा हाँ, पानी भी यहाँ पर देखो जो आया है ना फिल्ट्रेट में बेटा, ये बहुत सारा पानी आया है, बहुत सारा पानी आया है। इतना सारा पानी एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्या होगा? इंसान की बॉडी बेटा डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो वैसा ना हो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए ये जो रीनल ट्यूब्यूल है अपनी पीसीटी डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनले, ये बोलते हैं कि भैया एक काम करते हैं, जो हमारे अंदर से फिल्ट्रेट बह रहा है ना उसमें से काम की चीज़ों को वापस से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन। भाई दिख रहा है कि यहाँ से कुछ काम की चीज़ें बहती जा रही हैं,
फालतू चीज़ें तो बह ही रही हैं, लेकिन कुछ काम की चीज़ें भी बह रही हैं, तो उन काम की चीज़ों को वापस से रख लो अंदर। रख लो अंदर कहाँ? वापस से उसको डाल दो ब्लड में। भाई पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, ये क्या करेंगी? सिलेक्टिव चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन कर लेंगे कि हाँ भैया ग्लूकोज नहीं जाना चाहिए, अमीनो एसिड नहीं जाना चाहिए, 70 to 80% पानी भी जो ना उसको भी रोको, वो भी जो ना इतना सारा पानी नहीं निकलना चाहिए। अब इनने रोक तो लिया, लेकिन फिर रोक करके वो चीज़ों को कहाँ डालेंगे? वो पानी, वो ब्लड, वो क्या बोलते हैं ग्लूकोज, वो अमीनो एसिड, वो सोडियम पोटेशियम आयन, ये सब वापस कहाँ डालेंगे? तो इनको वापस से बेटा ब्लड में ही डाल दिया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इन ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू जो ब्लड का सामान बाहर निकल करके आ जाता है, जो यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो जाती है बेटा, उसमें पूरा का पूरा ब्लड जो है ना बोमेंस कैप्सूल में नहीं आता है। ब्लड का कुछ कॉम्पोनेंट ही जो है ना फिल्ट्रेट बन करके बोमेंस कैप्सूल में आता है। बाकी जो ब्लड है बेटा वो तो आगे बहेगा ना, बाकी जो ब्लड है वो तो आगे बहेगा। कहाँ जाएगा? ग्लोमेरुलर कैपिलरीज से निकल करके वो ब्लड जाएगा इफरेंट आर्टेरियोल में। ये मत समझना कोई भी बच्चा कि मैम ब्लड पूरा का पूरा जो है ना चला गया बोमेंस कैप्सूल में। नहीं, ब्लड सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये सब कहाँ गए हैं बेटा छोड़ करके कैपिलरीज को? वो कैपिलरीज के अंदर ही हैं। ब्लड का कुछ सामान जो है कैपिलरीज से बाहर निकल करके कहाँ जाता है? बोमेंस कैप्सूल में। वो क्या बन जाता है? फिल्ट्रेट बन जाता है। उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। लेकिन जो बाकी का ब्लड है वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू कहाँ आ जाएगा? बहते बहते इफरेंट आर्टेरियोल में आ जाएगा। इफरेंट आर्टेरियोल वो सन का बच्चा है जो बोलता है कि यार मेरे को तो क्या बनना था, मेरे को तो बनना था वो विनियोल, मुझे क्या बना दिया इफरेंट आर्टेरियोल। तो मैं क्या करूँगा? मिट्टी में लोड लगाऊंगा, मतलब कि जिद पकड़ा जाऊंगा। यानी कि इफरेंट आर्टेरियोल यहाँ पर क्या करेगा? कैपिलरीज में डिवाइड करेगा। यहाँ पर सिखाया था ना इफरेंट आर्टेरियोल क्या करता है? इफरेंट आर्टेरियोल एक बार फिर से कैपिलरीज में डिवाइड कर जाता है। ये देखो, ये बन गई इसकी कैपिलरीज, और ये कैपिलरीज क्या करेंगी बेटा? ये कैपिलरीज कुछ इस तरीके से, जो रीनल ट्यूब्यूल है ना, ये पीसीटी, डीसीटी और ये सब, ये इनके अराउंड जो है ये कैपिलरीज जा करके नेटवर्क बना लेंगी कुछ इस तरीके से। ये देखो, ठीक है। एक बार फिर से इफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज में डिवाइड हुआ। ये कैपिलरीज जाकर के रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड क्या करेंगी? नेटवर्क बना लेंगी। बना लिया नेटवर्क, और इन कैपिलरीज में देखो बेटा क्या हो रहा है? यही वाला ब्लड फ्लो हो रहा है ना? देखो यही वाला ब्लड फ्लो हो रहा है, ये लाइक दिस। ये ब्लड यहाँ पर फ्लो होता ही जा रहा है। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम ब्लड कहाँ से आ गया। अरे ये देखो ना, ब्लड फ्लो हो तो रहा है। ये ठीक है। ये जो कैपिलरीज बनी है, एक बार फिर से क्या होगा बेटा? यूनाइट हो जाएंगी, यूनाइट हो जाएंगी, और यूनाइट होकर के क्या बना लेंगी? यूनाइट होकर के बना लेंगी, अरे वही विनियोल। ये देखो ऐसे विनियोल बन जाएगा। ये दिस इज विनियोल, और ये विनियोल आगे जाकर के कहाँ खोलेगा? रीनल वेन में। ये आ गई यहाँ पर कौन? रीनल वेन। दिस इज रीनल, बहुत मोटा लिख रहा है, रीनल वेन, जो किडनी से बाहर निकल जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, चलो अब देखो क्या होगा। अब देखते जाना। फिल्ट्रेट आया। अब फिल्ट्रेट क्या होगा? बोमेंस कैप्सूल से आएगा पीसीटी में, डीसीटी में, है ना, मतलब लूप ऑफ हेनले में, इन सब में जाएगा। इन लोगों को रियलाइज़ होगा, रीनल ट्यूब्यूल को, मतलब पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ हेनले को रियलाइज़ होगा कि यार हमारे थ्रू जो जा रहा है फिल्ट्रेट, उसमें कुछ कुछ काम की भी चीज़ें हैं। तो उन काम की चीज़ों को अब्जॉर्ब कर लिया जाए, और अब्जॉर्ब करके कहाँ डाल दिया जाए? ये जो कैपिलरीज ने आकर के बेटा नेटवर्क बनाए। तुम्हें क्या लगता है? इफरेंट आर्टेरियोल ने कैपिलरीज में डिवाइड करा, तो ये कैपिलरीज आकर के रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड नेटवर्क क्यों बना लेती हैं? मान लो कि इफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज में डिवाइड करता है ये सोच करके कि जब फिर ये कैपिलरीज यूनाइट करेंगे तो एक बार विनियोल बन जाएगा। उसने वो काम करा, लेकिन ये कैपिलरीज आकर के रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड नेटवर्क क्यों बना लेती? कहीं और जाकर के भी तो नेटवर्क बना सकती थी ना। नहीं, ये उनका षड्यंत्र था, ये उनकी साजिश थी। इन कैपिलरीज को पता था, कैपिलरीज को पता था कि हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, उस ब्लड में से बहुत सारा ज़रूरत का सामान भी फिल्ट्रेट के फॉर्म में बह रहा है।
यहाँ से बेटा जब ब्लड का सामान बाहर निकल करके आ रहा था ना, तो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड था ना उसको पता था कि जितना सामान अभी बाहर निकला है ना उसमें से मैक्सिमम सामान बाहर आने वाला है। तुमको पता है एक दिन में दोनों किडनीज के जो 1-1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं मिला करके 180 लीटर का फिल्ट्रेट बनता है। 180 लीटर दोनों किडनीज के जो 1-1 मिलियन जो नेफ्रॉन्स है बेटा वो मिला करके एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट जो है ना बना देते हैं। जरा सोचो 180 लीटर फिल्ट्रेट। लेकिन जो यूरिन हम निकालते हैं वो दिन भर में 1 से 1.5 लीटर की निकालते हैं, यानी कि 99% जो फिल्ट्रेट बना है ना बेटा वो वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड था ना उसको पता था कि जो सामान निकला है ना बाहर उसमें से मैक्सिमम वापस आने वाला है, इसीलिए अब वापस कहाँ आएगा, ब्लड में ही आएगा। तो ब्लड में आने के लिए हम पास तो चले जाएं उसके, इसीलिए इन कैपिलरीज ने क्या करा, बढ़िया सा नेटवर्क बना लिया रीनल ट्यूब्यूल के अराउंड कि जब फिल्ट्रेट में से काम की चीज़ों को अब्जॉर्ब किया जाएगा ना तो अब्जॉर्ब करके सीधे हमारी कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है ना उसमें वापस से डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखो फिल्ट्रेट में से कुछ सामान, ये पीसीटी है, ये डीसीटी है, सॉरी ये लूप ऑफ हेनले है और ये डीसीटी है। ठीक है ना, तो कुछ सामान वापस से कहाँ आ जाएगा बेटा, ब्लड के अंदर आ जाएगा कैपिलरीज में। ठीक है ना, ये देखो कुछ सामान वापस से आ जाएगा कैपिलरीज की ब्लड के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस। दिस इज रीअब्जॉर्प्शन, जो कि है यूरिन फॉर्मेशन की सेकेंड स्टेप। ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो हो गई यूरिन फॉर्मेशन की पहली स्टेप। अब जब ये ग्लोमर्युलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले में जाएगा, तो रीनल ट्यूब्यूल को ये एहसास होगा कि अरे अरे कुछ काम की चीज़ें भी हैं फिल्ट्रेट में, तो उन काम की चीज़ों को एक बार फिर से क्या होगा बेटा, अब्जॉर्ब करके कैपिलरीज के ब्लड में डाल दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, रीअब्जॉर्प्शन, जो कि है यूरिन फॉर्मेशन की दूसरी स्टेप। अच्छा, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, यहाँ पीसीटी के लेवल पर। पीसीटी के लेवल पर ये कभी कभी सवाल आ सकता है, आप लिख भी सकते हो कि पीसीटी के लेवल पर मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं पीसीटी की लाइनिंग में जो रीअब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही रीनल ट्यूब्यूल्स के थ्रू आप बोल सकते हो कि फिल्ट्रेट आगे पास होगा, तो आप बोल सकते हो कि कुछ इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट से रीअब्जॉर्ब करके कहाँ डाल दिया जाएगा, कैपिलरीज के ब्लड में। ठीक है, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, रीअब्जॉर्प्शन। मैक्सिमम कहाँ होगा रीअब्जॉर्प्शन, पीसीटी के लेवल पर। ठीक है, दिस इज पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज डीसीटी। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि मैम कौन कौन सी चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि फिल्ट्रेट में क्या क्या था वो आपने बता दिया है ना, ये यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ये क्या है बेटा, पूरा ये फिल्ट्रेट है। अब रीअब्जॉर्प्शन किस किस सामान का होगा वो भी बता दो। तो देखो रीअब्जॉर्प्शन होता है सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ग्लूकोज का, अमीनो एसिड्स मतलब वही न्यूट्रिएंट्स, उसके अलावा बेटा सोडियम आयंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाटर। 70 to 80% पानी बेटा यहीं के यहीं अब्जॉर्ब हो जाता है पीसीटी के लेवल पर, 70 to 80%। ठीक है, सोडियम आयंस, ग्लूकोज, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, बायकार्बोनेट आयंस। ठीक है, ये सब के सब क्या होंगे, रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे, मतलब कि फिल्ट्रेट से निकल करके कहाँ आ जाएंगे, ये ब्लड कैपिलरीज के ब्लड में आ जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, अब ब्लड आगे बह रहा है और जो फिल्ट्रेट है वो भी पीसीटी से लूप ऑफ हेनले से डीसीटी और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब इतने में क्या होगा बेटा, ये जो कैपिलरीज होंगी ना, इफरेंट आर्टेरियोल जिन कैपिलरीज में डिवाइड हुआ था, जिनने की रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड नेटवर्क बनाया है, इन कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उस ब्लड को कुछ रियलाइज होगा। क्या रियलाइज होगा
कि यार अभी भी हमारे अंदर ना कुछ है फालतू चीज़ें जो एलिमिनेट की जा सकती हैं। पहले क्या हुआ, पहले तो प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन हो गया, ब्लड का बहुत सारा सामान कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहाँ आ गया, बोमेंस कैप्सूल के अंदर आ गया, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बोमेंस कैप्सूल में आ गया। फिर वो फिल्ट्रेट जब आगे बढ़ा तो रीनल ट्यूब्यूल्स को रियलाइज हुआ कि अरे यार कुछ काम की भी चीज़ है इस फिल्ट्रेट में, उनको वापस से क्या करो, ब्लड के अंदर डालो। तो वापस से वो क्या चीज़ हो गई बेटा, कैपिलरीज के ब्लड के अंदर आ गई, मतलब कि रीअब्जॉर्प्शन हो गया। तो फिल्ट्रेशन हुआ, रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और उसके बाद में फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा था तो कैपिलरीज के ब्लड को रियलाइज हुआ कि यार अभी भी ब्लड में कुछ सामान है ऐसा जिसको कि बाहर निकालना ज़रूरी है। तो उस सामान को बेटा, है ना, कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसी ब्लड में कुछ सामान को वापस से फिल्ट्रेट के अंदर पटक दिया जाता है। पहली बार फिल्ट्रेट बना था, काम की चीज़ों का फिर रीअब्जॉर्प्शन हुआ, और रीअब्जॉर्प्शन के बाद अब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है वो बोलता है कि नहीं यार अभी ना ब्लड के अंदर कुछ ऐसा सामान है जिसको कि बाहर निकाला जा सकता है जो वेस्ट है। तो यानी कि अब कैपिलरीज के ब्लड से एक बार फिर से सामान जो है, वेस्ट सामान कहाँ आ जाएगा, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर आ जाएगा, मतलब कि फिल्ट्रेट में आ जाएगा। ये फिल्ट्रेट तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो आगे बढ़ रहा है ना उसको बॉडी के बाहर निकलना ही है। तो कैपिलरीज के ब्लड ने बोला कि यार अभी भी जो सामान है हमारे पास कचरा वाला उसको बाहर निकाल के फेंक सकते हैं, फिल्ट्रेट में डाल सकते हैं, क्योंकि फिल्ट्रेट तो निकलेगा ही बॉडी से, तो सामान भी बाहर निकल जाएगा। तो अब कैपिलरीज के ब्लड से क्या होगा बेटा, कुछ सामान बाहर निकलेगा और फिल्ट्रेट में आ जाएगा, है ना, रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर जो फिल्ट्रेट है ना उसमें आ जाएगा। तो मैं इसको ड्रॉ कर देती हूँ कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये कुछ चलो यहाँ बनाती हूँ। ये कुछ फालतू सामान है जो कैपिलरीज के ब्लड से निकल करके कहाँ आ जाएगा, कैपिलरीज के ब्लड से निकल करके आ जाएगा रीनल ट्यूब्यूल में फ्लो होने वाले फिल्ट्रेट में। और इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं सेक्रीशन, या इसको अपन बोलते हैं ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। इस प्रक्रिया को बेटा अपन क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। कुछ सेक्रीट हुआ ना, सेक्रीट का मतलब क्या होता है, रिलीज करना। तो यहाँ पर कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड था बेटा उसने कुछ सेक्रीट करा, उसने रिलीज किया। क्या रिलीज किया, कुछ आलतू फालतू वेस्ट जो बाहर निकल सकता है, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं बच्चों, ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। और ये बन जाती है यूरिन फॉर्मेशन की तीसरी और आखिरी स्टेप। पहली स्टेप थी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर क्या हुआ, रीअब्जॉर्प्शन, काम की चीज़ों को फिल्ट्रेट से वापस से कहाँ डाल दिया गया, कैपिलरीज के ब्लड में डाल दिया गया। फिर इसके बाद में जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ा, कैपिलरीज के ब्लड को रियलाइज़ हुआ कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाहर फेंक देनी चाहिए। तो अब क्या हुआ, कैपिलरीज के ब्लड से, ये देखो ये कैपिलरी है, इसके ब्लड से कुछ सामान वापस से कहाँ आ गया, रीनल ट्यूब्यूल के अंदर फ्लो होने वाले फिल्ट्रेट के अंदर आ गया, जिसको अपन ने क्या नाम दिया, प्रोसेस को ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, ठीक है। अब आप बोलोगे अच्छा मैक्सिमम ट्यूब्यूलर सेक्रीशन कहाँ होता है, डीसीटी के लेवल पर होता है ना। फिल्ट्रेट जब यहाँ से यहाँ, मतलब लॉजिकल है ना, जब फिल्ट्रेट बोमेंस कैप्सूल से पीसीटी में आया तो पीसीटी को पहले ही रियलाइज़ होगा कि अरे यार कुछ काम की चीज़ें भी हैं फिल्ट्रेट में, रीअब्जॉर्ब करो। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो गया, पीसीटी में हुआ, है ना। जब वो फिल्ट्रेट लूप ऑफ एनली में गया, थोड़ा बहुत रीअब्जॉर्प्शन वहाँ भी हो गया। जब वो डीसीटी के लेवल पर गया, थोड़ा बहुत वहाँ पर भी हो गया। लेकिन जैसे ही डीसीटी के लेवल पर आया फिल्ट्रेट, तो कैपिलरीज को लगा कि नहीं यार अभी, मतलब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसको लगा कि नहीं यार अभी भी कुछ सामान है जिसको कि बाहर फेंकना ज़रूरी है। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में ऐसा लिखा होगा कि रीनल ट्यूब्यूल्स के लेवल पर क्या होता है, वही ट्यूब्यूलर सेक्रीशन, लेकिन मैक्सिमम कहाँ होता है सेक्रीशन, डीसीटी के लेवल पर होता है, ठीक है। चलो अच्छा, अब आप बोलोगे कि मैम कौन सा सामान सेक्रीट हुआ है ना, जैसे कि अब्जॉर्प्शन किस किस का हुआ था, तो ये भी बता दो कि ट्यूब्यूलर सेक्रीशन किस किस चीज़ का हुआ है। तो बेटा ट्यूब्यूलर सेक्रीशन होता है, यानी कि उस ट्यूब्यूलर सेक्रीशन से जो चीज़ें ब्लड से कहाँ जाती है, फिल्ट्रेट के अंदर आ जाती हैं बाहर निकलने के लिए, वो होती हैं पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनिया। ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो कि ट्यूब्यूलर सेक्रेशन के थ्रू कहाँ से कहाँ जाती हैं, ब्लड से निकल करके फिल्ट्रेट के अंदर आ जाती हैं। अब फाइनली क्या हुआ है, अब फाइनली फिल्ट्रेट बाहर जाने के लिए रेडी हो गया है। अब तक क्या हो रहा था, अब तक ये था कि
ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बाहर आ गई थी फिल्ट्रेट में, फिर चीज़ों को अब्जॉर्ब किया गया फिल्ट्रेट से, फिर कुछ चीज़ें फिल्ट्रेट में ऐड भी करी गई। तो अभी तक यहाँ तक आप बोल सकते हो कि फिल्ट्रेट रेडी नहीं था, लेकिन आफ्टर ट्यूबुलर सेक्रीशन फिल्ट्रेट एकदम रेडी हो जाता है एलिमिनेशन के लिए। तो अब फाइनली ये फिल्ट्रेट कहाँ जाता है, ये आ जाता है कलेक्टिंग डक्ट में। और क्योंकि अब ये कलेक्टिंग डक्ट में आ चुका है तो अब इसको मैं क्या बोल सकती हूँ बेटा, इसको अब मैं बोल सकती हूँ यूरिन। ये देखो पीली पीली जो मैंने बनाई है ना, ये पीली पीली क्यों बनाई है, क्योंकि यूरिन का कलर क्या होता है, पीला होता है कि नहीं होता। तो फाइनली यहाँ पर क्या बन चुकी है, यूरिन बन चुकी है। क्लियर हुआ। तो कुछ इस तरीके से कलेक्टिंग डक्ट्स में क्या होगा बेटा, कई सारे नेफ्रॉन्स की डीसीटीज आकर के कलेक्टिंग डक्ट्स में खुलते हैं। तो हर एक नेफ्रॉन में जो बना है यूरिन वो कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट्स में। कलेक्टिंग डक्ट्स कहाँ जाके खुलेंगे, पेल्विस में। तो कहाँ आ जाएगी यूरिन, पेल्विस में। पेल्विस से क्या होगा, वो यूरिन आ जाएगी बाहर यूरेटर में, और यूरेटर से वो यूरिन कहाँ पहुँचेगी, ब्लैडर में। ब्लैडर जब पूरा भर जाएगा तो अर्ज फील होगी उसको बाहर निकालने की, और फिर वो जो यूरिन है बेटा वो आप बोल सकते हो कि हाँ उसको हम बॉडी के बाहर निकाल देंगे विद द हेल्प ऑफ यूरेथ्रा। सॉर्टेड। चलो, तो ये तीनों स्टेप्स आपको समझ में आ गई यूरिन फॉर्मेशन की, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सेक्रीशन। ठीक है, मेनली वही है कि जब एफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड आता है कहाँ, ग्लोमरुलर कैपिलरीज में। भाई रीनल आर्टरी आई है ना, वो डिवाइड हो गई आर्टेरियोल्स में। तो एफरेंट आर्टेरियोल से जब ब्लड निकल करके आता है ग्लोमरुलर कैपिलरीज में और फिर इफरेंट आर्टेरियोल में, तो यहाँ पर ब्लड को ना प्रेशर उसके ऊपर ज़्यादा लगने लग जाए, क्योंकि एफरेंट आर्टेरियोल का डायमीटर ज़्यादा है, इनका डायमीटर कम है। तो ज़्यादा डायमीटर से कम डायमीटर में आता है ब्लड, तो उसके ऊपर प्रेशर फील होता है। तो उस प्रेशर के कारण क्या होता है, ब्लड का कुछ सामान कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके कहाँ जाता है, पोमेस कैप्सूल के अंदर आ जाता है। जो सामान आया उसको अपन क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। फिल्ट्रेट में क्या सब चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। क्या सामान ब्लड में ही रहता है जो बाहर निकल करके नहीं आता है, ब्लड सेल्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, ये ब्लड में ही रहते हैं। और वो जो ब्लड है बेटा वो ग्लोमरुलर कैपिलरीज से निकल करके कहाँ जाता है, इफरेंट आर्टेरियोल में बहता रहता है ना, रुकेगा नहीं, वो बहता रहेगा। ठीक है, फिर फिल्ट्रेट, इसको अपन ने क्या नाम दिया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। फिर जब वो फिल्ट्रेट आगे बढ़ा रीनल ट्यूब्यूल में, तो रियलाइज़ हुआ कि कुछ काम की भी चीज़ें हैं फिल्ट्रेट में, उनको वापस से उठा करके कैपिलरीज के ब्लड में डाल दिया है ना। और इसीलिए इफरेंट आर्टेरियोल आगे जाकर के कैपिलरीज में डिवाइड होता है, और फिर ये कैपिलरीज क्या करती हैं, जाकर के नेटवर्क बनाती हैं रीनल ट्यूब्यूल्स के अराउंड। ठीक है, तो रीअब्जॉर्प्शन हुआ सब्सटेंसेस का, फिल्ट्रेट से उठा करके उनको वापस कहाँ डाल दिया गया, कैपिलरीज के ब्लड में डाल दिया गया। कौन से सब्सटेंसेस का रीअब्जॉर्प्शन होता है, इन सब्सटेंसेस का, मेजरली पानी एंड न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है, फिर इसके बाद में जैसे ही फिल्ट्रेट आगे बढ़ा तो ब्लड को रियलाइज़ हुआ कि यार अभी भी कुछ काम की फालतू चीज़ें जो हटाई जा सकती हैं, तो उन फालतू चीज़ों को अब दोबारा से ब्लड कैपिलरीज के ब्लड से निकल करके कहाँ भेज देते हैं, फिल्ट्रेट के अंदर भेज देते हैं। रीनल ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट बह रहा ना बेटा उसी में डाल देते हैं। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। इन सब्सटेंसेस को अपन क्या करते हैं, ब्लड से निकाल करके फिल्ट्रेट में डाल देते हैं। यानी कि अब फिल्ट्रेट हो चुका है एकदम रेडी। और फिर ये फिल्ट्रेट अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है, कलेक्टिंग डक्ट में। जैसे ही पहुँचा उसको अपन ने क्या नाम दिया, यूरिन। और कुछ इस तरीके से बेटा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, अच्छा देखो यूरिन कहाँ आई है, कलेक्टिंग डक्ट में आई है, लेकिन ये जो ब्लड है बेटा, इस ब्लड का क्या होगा, इस ब्लड का ना, ये देखो एफरेंट आर्टेरियोल, कैपिलरीज, इफरेंट आर्टेरियोल, फिर दोबारा कैपिलरीज, और अब इन कैपिलरीज के रीयूनियन से क्या बन जाएगा, बन जाएगा विनियोल। और ये विनियोल कहाँ खुलेगा, रीनल वेन में खुलेगा। तो अब ये जो ब्लड है बेटा, अब ये जो ब्लड है, ठीक है, इसको मैं कुछ अलग कलर से सपोज कर देती हूँ ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए। ये देखो, अब ये जो ब्लड है, अब ये ब्लड कहाँ जाएगा, विनियोल्स के थ्रू रीनल वेन्स में जाएगा, या रीनल वेन में जाएगा, सॉरी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ ये दोनों तरह के ब्लड का कलर देखो, यहाँ पे मैंने अलग बनाया है। क्यों बनाया अलग, क्योंकि यहाँ तक जो ब्लड आ रहा था बेटा, उस ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट था। लेकिन जैसे ही यूरिन फॉर्मेशन की ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट हुई, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूब्यूलर सेक्रेशन, तो अब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। और ये विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट वाला जो ब्लड है बेटा, वो विनियोल्स के थ्रू कहाँ जाएगा, रीनल वेन में, और रीनल वेन से किडनी को छोड़ करके चला जाएगा वापस से
इंफीरियर वेना केवा में। तो कुछ इस तरीके से देखो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है ना, कि रीनल आर्टरी से आया था, एफरेंट आर्टेरियोल्स, ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, इफरेंट आर्टेरियोल्स, फिर से कैपिलरीज, वेनियोल्स एंड रीनल वेन के थ्रू ब्लड बाहर निकल गया और यूरिन कहाँ आ गई, पेल्विस से यूरेटर में आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ दोनों ही प्रकार के ब्लड्स के बारे में। यहाँ पर मैं लिख दूँ कि ये ब्लड कैसा है, ये ब्लड कैसा है, नाइट्रोजनस वेस्ट वाला, और ये ब्लड कैसा है, विदाउट नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ नहीं है, बस रीड करना है स्लाइड, सब हो गया है। Kidney filter all of the blood that comes from the heart, forming urine. The process of purification of blood happens in the nephrons present in the kidneys and is completed in 3 stages: ultrafiltration, reabsorption and tubular secretion. Ultrafiltration में क्या होता है, the renal artery branches from the dorsal aorta and enters the kidneys by further dividing into numerous small vessels. इनको अपन क्या बोलते हैं, arterioles, specifically afferent arterioles. The afferent arterioles bring blood into the Bowman's capsule, further branches into fine capillaries which forms knot of capillaries, जिनको अपन क्या बोलते हैं, glomerulus. Glomerular capillaries are more permeable than any other capillaries. These glomerular capillaries unite to form efferent arteriole. Now, efferent arteriole forms a capillary network around the renal tubules of nephron. All the capillary networks return blood containing useful materials to the renal venules, which join to form renal veins that open into the inferior vena cava. The diameter of the glomerular capillaries is much less than the diameter of afferent arteriole. Also, diameter of outgoing efferent arteriole is less than the afferent arteriole. As a result, the blood flows through the glomerular capillaries under very high pressure. This hydrostatic pressure aids filtration. इस प्रेशर के कारण ये फिल्ट्रेशन होता है, that causes plasma to ooze out of the glomerular capillaries into the Bowman's capsule. Along with plasma क्या क्या बाहर आ जाता है, organic and inorganic molecules of low molecular weight, बेटा ये आपकी NCERT की शब्द हैं, है ना। Along with plasma, organic and inorganic molecules of low molecular weight भी बाहर आ जाते हैं, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स, है ना। Also pass into the renal tubule. प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ये बाहर नहीं आएंगे बेटा, ये ब्लड में ही रहेंगे। ग्लोमेरुलर कैपिलरी से इफरेंट आर्टेरियोल में आएगा, है ना, वो सब चलता रहेगा। रीअब्जॉर्प्शन, ड्यूरिंग रीअब्जॉर्प्शन सब्सटेंसेस लाइक वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड आयंस लाइक दीज considered necessary in the filtrate are reabsorbed by renal tubules which then travel back into the bloodstream. Maximum reabsorption कहाँ होता है, PCT पे होता है। फिर tubular secretion, passage of unwanted substances out of the capillaries directly into the renal tubules is called tubular secretion। की जो unwanted substances हैं बेटा वो capillaries से निकल करके कहाँ जाते हैं, renal tubules में। This is an additional way of getting rid of waste materials like certain ions and drugs which is excreted out of the body. It occurs mostly in distal convoluted tubule, यानी कि maximum कहाँ होता है secretion, DCT के लेवल पर होता है। ठीक है, जो भी कभी अपन दवाई खाते हैं, मान लो कभी आपका पेट खराब हुआ हो, है ना, एंटीबायोटिक्स खाई हो, तो जब भी आप सुसु जाओगे तो अजीब सी बदबू और यूरिन का कलर भी क्या होगा, अजीब सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दवाई खाते हो बेटा वो ज़िंदगी भर आपके शरीर में तो नहीं रहेगी, वो बाहर निकलेगी। बाहर कैसे निकलेगी, ऐसे ही निकलेगी, ट्यूबुलर सेक्रेशन के थ्रू। ठीक है, ये वही पूरा डायग्राम है जो आपको तीनों ही जो स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के वो बता रहा है। यहाँ पर देख लो चीज़ों का जो है रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, बाइकार्बोनेट आयंस, पानी, पोटेशियम आयंस, है ना, ये सब यहाँ पर जो है ना सेक्रीशन हो रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, द फ्लूइड रीचिंग द एंड ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट इज कॉल्ड यूरिन, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट में जो अब आया है उसको अपन क्या बोलेंगे, यूरिन बोलेंगे। इसमें होता क्या है, डिजॉल्व वेस्ट सब्सटेंसेस एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज, येलो कलर की होती है। ह्यूमन की यूरिन में 95% तो बेटा पानी होता है, रिमेनिंग 5% क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यूरिक एसिड एक्सेट्रा एंड फ्यू अदर सब्सटेंसेस ऑल्सो। फाइनली द यूरिन मूव्स थ्रू द यूरेटर एंड कलेक्ट्स इनटू द ब्लैडर टिल थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ओपनिंग। दैट्स ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हमने ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीशन की प्रोसेस कैसे होती है ये हमने पूरा पढ़ लिया है। अब जो अगला सेशन होगा बेटा वो एक्सक्रीशन
प्रोसेस का आई गेस लास्ट सेशन होगा, क्योंकि अगले सेशन में हम बात करेंगे डायलिसिस की। डायलिसिस का एक पॉइंट टॉपिक रह गया है ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। उसके अलावा प्लांट्स में कैसे होती है एक्सक्रीशन की प्रोसेस, बहुत सिंपल तरीके से होती है, वो मैं आपको बता दूंगी। उसके अलावा जो हमारे लोअर एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है एक्सक्रीशन, ये सब कुछ हम कवर करेंगे अपने लास्ट सेशन में। तो लास्ट सेशन होगा एक्सक्रीशन प्रोसेस का एक आखिरी सेशन, ना कि एक्सक्रीशन प्रोसेस का बल्कि इस चैप्टर का भी वो होगा एक आखिरी सेशन। उसके बाद में जितने भी टॉपिक्स हैं अपने चैप्टर के वो अपन सारे कवर कर लेंगे, यानी कि फिर उसके अगले सेशन से हमारे सवालों को सॉल्व करने का सिलसिला शुरू होगा। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में, अपने क्लासमेट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग विद डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।